नमस्कार। भारत की केंद्र सरकार आखिर काम कैसे करती है? सत्ता की असली चाबी किसके पास है? चलिए इस पूरी व्यवस्था को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, अगर संविधान को देखें तो देश का प्रमुख एक व्यक्ति को बताया गया है, लेकिन असलियत में सरकार चलाने की जो असली ताकत है वो किसी एक इंसान के हाथ में नहीं है, बल्कि एक पूरी टीम की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामूहिक जिम्मेदारी में है। तो चलिए इस पूरी व्यवस्था को एक एक करके समझते हैं। हम राष्ट्रपति के पद से शुरू करेंगे, फिर उपराष्ट्रपति की भूमिका देखेंगे और जानेंगे कि असली कार्यकारी शक्ति किसके पास है। आखिर में सरकार की संसद के प्रति जिम्मेदारी और उसके सबसे बड़े वकील की भूमिका को भी समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं उस पद से जो इस पूरी बनावट में सबसे ऊपर है, यानी भारत के राष्ट्रपति। संविधान का अनुच्छेद 53 साफ कहता है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में ही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का इस्तेमाल अकेले नहीं करते। एक दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति को आम जनता सीधे तौर पर नहीं चुनती। उन्हें एक इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है, जिसमें संसद और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य होते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होते। तो सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी ज्यादा मुश्किल है कि इसे महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं, और इसका इस्तेमाल लगभग न के बराबर होता है। ये प्रक्रिया कितनी कठोर है इसका अंदाजा यहाँ से लगाइए। आरोप शुरू करने के लिए ही सदन के 1/4 सदस्यों की सहमति चाहिए, फिर उसे पास करने के लिए 2/3 बहुमत, उसके बाद दूसरा सदन उसकी जांच करेगा और फिर वहां भी 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। मतलब ये प्रक्रिया राष्ट्रपति पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए बहुत मजबूत बनाई गई है। सोचिए, संसद का सत्र नहीं चल रहा और किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़ जाए, तब क्या होगा? यहीं पर राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति काम आती है। अनुच्छेद 123 के तहत वे एक अस्थायी कानून जारी कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत एक बहुत बड़ी न्यायिक शक्ति भी है। वो किसी भी दोषी की सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु दंड को भी। अच्छा, राष्ट्रपति के बाद इस ढांचे में अगला अहम पद है उपराष्ट्रपति का। आइए उनकी भूमिका को भी समझते हैं। उपराष्ट्रपति का सबसे मुख्य काम राज्यसभा यानी संसद के ऊपरी सदन के सभापति के तौर पर काम करना है। और हाँ, अगर कभी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो वे कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका भी निभाते हैं। तो अब तक हमने औपचारिक प्रमुखों की बात की, पर अब आते हैं भारत की संसदीय प्रणाली के उस हिस्से पर जहां सरकार चलाने की असली ताकत मौजूद है, यानी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। और यहीं पर सत्ता का असली खेल छिपा है। अनुच्छेद 74 बिल्कुल साफ कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, और सबसे जरूरी बात, राष्ट्रपति को उसी सलाह के हिसाब से काम करना होगा। भले ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, पर यह उनकी कोई निजी पसंद नहीं होती। यह बस एक संवैधानिक औपचारिकता है। असल में प्रधानमंत्री वही बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन हासिल हो। अब जिस सिद्धांत की हम बात करने जा रहे हैं वो भारतीय लोकतंत्र में जवाबदेही की सबसे मजबूत नींव है। संविधान की बस ये एक लाइन, अनुच्छेद 75(3) पूरी सरकार की किस्मत तय करती है। ये कहती है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इस सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब बिल्कुल सीधा है। अगर सरकार लोकसभा में विश्वास मत खो देती है तो किसी एक मंत्री को नहीं, बल्कि पूरे मंत्रिमंडल को एक साथ इस्तीफा देना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि वे एक साथ तैरते हैं या एक साथ डूबते हैं। और आखिर में बात करते हैं कार्यपालिका के एक और बहुत जरूरी सदस्य की, जो सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। ये हैं भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करते हैं और ये देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। पर इनकी सबसे अनोखी बात यह है कि ये संसद के सदस्य ना होते हुए भी उसकी कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं और बोल सकते हैं, हालांकि ये वोट नहीं दे सकते। तो इस पूरी तस्वीर को अगर एक साथ रखकर देखें तो क्या समझ आता है? एक तरफ है राष्ट्रपति जो राज्य के औपचारिक प्रमुख हैं,
और दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री, जो सरकार के असली प्रमुख हैं और अपनी पूरी टीम के साथ लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं। ये टेबल इसी शक्ति संतुलन को साफ साफ दिखाता है। आसान शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख हैं, लेकिन सरकार प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद चलाती है, जो सीधे तौर पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी संसद के प्रति जवाबदेह है। इस पूरी व्यवस्था को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। अगर संवैधानिक तौर पर शक्ति सामूहिक है, तो फिर असल राजनीति में एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री की भूमिका सरकार चलाने के तरीके को किस तरह से बदल देती है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।